पिछले मॉड्यूल में हमने एक दिलचस्प सफर तय किया। हमने जाना कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि भावनाओं, व्यंग, संदर्भ और संस्कृति का एक सुंदर मिश्रण होती है। हमने देखा कि जब कोई कहता है कि वाह क्या बात है, तो यही वाक्य कभी व्यंग होता है, कभी प्रशंसा और कभी कभी सार्काज़म भी होता है। इंसान ये फर्क तुरंत समझ लेता है, लेकिन मशीन के लिए ये एक बड़ी चुनौती होती है। हमने ये भी समझा कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे लाइट का मतलब रोशनी, हल्कापन और कभी कभी मजाकिया लहजा भी हो सकता है। यानी शब्द तो वही रहते हैं, पर उनका अर्थ, भाव और संदर्भ हर बार बदल जाता है। और अंत में हमने ये जाना कि भाषा को समझने की यही कठिनाई एक नए युग की शुरुआत बनी, जहां नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी ने मशीनों को इंसान की भाषा समझने और इंसान की भाषा में जवाब देने की शक्ति दी। अब इस मॉड्यूल में हम इसी कहानी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे कि एनएलपी वास्तव में कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे वाक्यों को छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ता है, कैसे शब्दों की संख्याओं या वेक्टर में बदल जाती हैं ये चीजें, और कैसे हमारे शब्दों के अर्थ, भावना और मंशा यानी इंटेंट को समझने की कोशिश करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अब हम झांकने जा रहे हैं उस अद्भुत प्रक्रिया के भीतर, जहां मशीनें पहली बार इंसानी भाषाओं को महसूस करना सीख रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने से पहले आइए जरा ये समझें कि मशीनों के लिए असली चुनौती है क्या। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जब आप ये वाक्य सुनते हैं, सचिन ने सेंचुरी बनाई, तो आपका दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये क्रिकेट के बारे में है। आप जानते हैं कि यहाँ सचिन का अर्थ है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। सेंचुरी का अर्थ है 100 रन। और आपके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट भी जाग जाती है, क्योंकि ये एक बड़ा अचीवमेंट है। आप ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में करते हैं, बिना कुछ खास सोचे और बिना किसी कैलकुलेशन के। लेकिन मशीन के लिए ये बिल्कुल अलग अनुभव है। उसके लिए ये वाक्य सिर्फ अक्षरों की एक लड़ी है। सा, ची, ना, ने सेंचुरी बनाई। मशीन को ना क्रिकेट का अर्थ पता है, ना सचिन कौन है, अभी इसको ये भी नहीं पता। और इसे ये नहीं पता कि सेंचुरी कोई खुशी की बात है या दुख का। जो बातें हमारे लिए इतनी सहज और नेचुरल, स्वाभाविक हैं, वही मशीन के लिए एक गहरी गुत्थी बन जाती हैं, और इसे शुरू से सीखना पड़ता है इन्हें सुलझाने के लिए। और यहीं शुरू होती है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की असली यात्रा, जहां मशीनें भाषा के इस अनजान समंदर में उतरती हैं और धीरे धीरे पैटर्न्स, मीनिंग्स और कॉन्टेक्स्ट को समझना सीख जाती हैं। पहला कदम है स्पेलिंग करेक्शन। जी हां, स्पेलिंग करेक्शन और टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। स्पेलिंग करेक्शन वह प्रक्रिया है जहां मशीन शब्दों की गलतियां पहचानती हैं और सुधारती हैं। अब मान लीजिए आपने गलती से यह लिख दिया, सचिन ने सेंचुरी बनाई। यहां सेंचुरी की स्पेलिंग गलत है, एक यू मिसिंग है। अब मशीन को यह समझना होगा कि असल शब्द सेंचुरी ही है, और आपने गलती से एक अक्षर यानी यू गलती से मिस कर दिया है। यह सुधार इसलिए जरूरी है ताकि मशीन को सही डेटा मिले और वह वाक्य का सही अर्थ निकाल पाए। मशीन यह काम अपने आप करती है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन के जरिए। वह हजारों शब्दों के पैटर्न्स देखकर समझती है कि सेंचुरी दरअसल सेंचुरी होना चाहिए, और फिर उसे सही रूप में करेक्ट कर देती है। अब अगला कदम है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम वाक्य को एक मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मशीन उसे आसानी से पढ़ सके और उसको एनालाइज कर सके। कभी कभी लोग टाइपिंग करते समय डबल स्पेस मार देते हैं, इमोजी लगा देते हैं, या बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स डाल देते हैं। उदाहरण के लिए, सचिन ने सेंचुरी बनाई। अब ये क्या है? मानव दिमाग इसे आसानी से समझ लेता है। हम समझ जाते हैं कि ये बस एक्साइटमेंट है और कोई बहुत खुश है। लेकिन मशीन को इसमें बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। वो सोचेगी कि ये 3 एक्सक्लेमेशन मार्क का कुछ अलग अर्थ होता है क्या? क्या ये स्माइली का इमोजी कोई शब्द है? इसलिए नॉर्मलाइजेशन में हम ऐसे एक्स्ट्रा सिंबल्स, इमोजीज और
अनावश्यक स्पेसेस को हटा देते हैं और टेक्स्ट को एक साफ रूप में बदल देते हैं, जैसे सचिन ने सेंचुरी बनाई। अब वाक्य का अर्थ वही रहता है, लेकिन उसका रूप मशीन के लिए साफ सुथरा हो जाता है, स्थिर रहता है और मशीन के लिए ये समझने योग्य बन जाता है। नॉर्मलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का हर वाक्य लगभग एक जैसे रूप में हो, ताकि मशीन ग्रामर, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट इन सब पर ध्यान दे सके। अब जब वाक्य साफ और व्यवस्थित हो चुका है, तो अगला कदम आता है। इस अगले कदम का नाम है टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी वाक्य को उसके छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना। इन छोटे हिस्सों को हम टोकन्स बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मशीन इस वाक्य को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। अब इसे ऐसे समझिए, हम इंसान भी किसी लंबे वाक्य को एक बार में पूरा पूरा नहीं पढ़ लेते। हम उसे शब्दों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी छोटे छोटे सेक्शंस में पढ़ते हैं। मशीन भी एग्जैक्टली यही करती है। यह वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, ताकि हर शब्द का अर्थ और भूमिका स्पष्ट हो जाए। चलिए उदाहरण लेते हैं इसका एक। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वाक्य है जिसमें लिखा है द बैंक इज ऑन द रिवर। मशीन इसे ऐसे तोड़ेगी, द बैंक इज ऑन द रिवर। अब हर शब्द एक अलग टोकन बन गया, लेकिन एक नई चुनौती पैदा हो गई। अब बैंक का मतलब क्या है? क्या ये रिवर बैंक है, यानी एक नदी का तट, या फिर एक फाइनेंशियल बैंक है, जैसे कोई बड़ा बैंक? यही वो जगह है जहां कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना जरूरी है। मशीन को आसपास के शब्दों को देखकर यह तय करना है कि ये जो बैंक वाला टोकन है, इसे किस अर्थ में आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए टोकनाइजेशन सिर्फ शब्दों को तोड़ना ही नहीं है, यह भाषा को उस रूप में तैयार करना है जहां आगे के प्रोसेस हर शब्द का अर्थ और उसका संबंध दूसरे शब्दों से समझा जा सके। टोकनाइजेशन एनएलपी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। यहीं से मशीन की समझ की शुरुआत होती है। अब जब वाक्य को टोकन्स में बांट लिया गया है, तो मशीन के सामने एक अगली चुनौती है, और ये चुनौती है कि इन शब्दों को संख्याओं में बदलना। क्योंकि आपको याद होगा कि मशीन शब्द तो समझती ही नहीं है, उसे तो सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, और वो भी सिर्फ 1 और 0, 1 और 0। इसीलिए एनएलपी का अगला कदम है वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हर शब्द को एक वेक्टर यानी संख्याओं के समूह में बदला जाए। यह वेक्टर शब्द एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में होता है जिससे मशीन ये समझ पाती है कि कौन से शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कौन से शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आप सोच रहे होंगे वेक्टर आखिर दिखता कैसा है? चलिए ये भी समझते हैं। एक वेक्टर को आप संख्याओं की एक पंक्ति के रूप में सोच सकते हैं, जहां हर संख्या किसी ना किसी फीचर या अर्थ के पहलू को दर्शा रही होती है। जैसे कोई शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव, नाउन है या वर्ब, या किसी विशेष विषय से जुड़ा हुआ है ये शब्द। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 6 शब्द हैं, कैट, डॉग, एप्पल, ऑरेंज, हैप्पीनेस, सैडनेस। यहां हर शब्द को 3 डायमेंशंस वाले वेक्टर में दर्शाया गया है, एक तरह का 3D स्पेस जिसमें हर शब्द की अपनी एक पोजीशन है, एक स्थिति है। ये है सारे वेक्टर्स की पोजीशन। अब ध्यान दीजिए, कैट और डॉग के वेक्टर्स पास पास हैं, क्योंकि ये दोनों जानवर हैं, लगभग एक ही साइज के भी होते हैं, घरों में पाए जाते हैं और अर्थ में काफी मिलते जुलते हैं, दोनों पेट्स होते हैं। वहीं हैप्पीनेस और सैडनेस वेक्टर्स उल्टी दिशाओं में है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन असल दुनिया में वेक्टर्स इतने छोटे या इतने आसान भी नहीं होते। एक्चुअल एनएलपी मॉडल्स में हर शब्द का वेक्टर 3 नहीं, सैकड़ों डायमेंशंस में होता है। कभी 300, कभी 512 और कभी कभी तो 700 से भी ज्यादा डायमेंशंस तक। हर डायमेंशन किसी ना किसी सूक्ष्म अर्थ या विशेषता को दर्शाता है, जैसे शब्द का इमोशनल टोन, उसका ग्रामर रूल, या वो किस डोमेन जैसे स्पोर्ट्स, साइंस, इमोशनल, फाइनेंस, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, यानी किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन सैकड़ों डायमेंशन की मदद से मशीन ये सीख पाती है कि डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से होता है और टीचर स्कूल से और क्रिकेट का स्टेडियम से। यानी अब हर शब्द का एक मैथमेटिकल
की भावनाओं व्यंग संतुलित बनाई। तो आप तय करना है कि सोच सकते हैं जहां हर संख्या, क्योंकि ये दोनों जानवर हैं, वेक्टर्स भी नहीं होते। एक्चुअल एनएलपी मॉडल्स में हर शब्द का वेक्टर 3 नहीं, सैकड़ों डायमेंशंस में होता है। कभी 300, कभी 512 और कभी-कभी तो 700 से भी ज्यादा डायमेंशंस तक। हर डायमेंशन किसी ना किसी सूक्ष्म अर्थ या विशेषता को दर्शाता है, जैसे शब्द का इमोशनल टोन, उसका ग्रामर रूल, या वो किस डोमेन जैसे स्पोर्ट्स, साइंस, इमोशनल, फाइनेंस, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, यानी किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन सैकड़ों डायमेंशन की मदद से मशीन ये सीख पाती है कि डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से होता है और टीचर स्कूल से और क्रिकेट का स्टेडियम से। यानी अब हर शब्द का एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट है, एक तरह का डीएनए है, जो उसके अर्थ, भाव और कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को संख्याओं में दर्शा पाता है। और जितनी ज्यादा डायमेंशंस होंगी, उतनी गहराई से मशीन हमारी भाषा की बारीकियों को पकड़ सकती है। अब मशीन के पास हर शब्द का वेक्टर तो है, लेकिन सिर्फ वेक्टर से कहानी पूरी नहीं होगी। भाषा में अर्थ सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि उनके क्रम और अड़ोस पड़ोस के शब्दों से बनता है। कौन सा शब्द किसके पहले आया, कौन बाद में आया, यह भी तय करता है कि वाक्य का असल मतलब क्या होगा। और इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, यानी संदर्भ से अर्थ निकालना। इसको समझने के लिए एक फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 वाक्य है। पहला, टर्न ऑन द लाइट। दूसरा, दिस बैग इज लाइट। और तीसरा, दिस वॉज अ लाइट जोक। इसके बारे में हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा करी थी। इन तीनों में एक शब्द है लाइट, वो कॉमन है, लेकिन हर बार लाइट का अर्थ अलग है। मशीन को यह समझना है कि पहले वाक्य में लाइट का मतलब है रोशनी, प्रकाश, दूसरे में हल्कापन, और तीसरे में तो कम गंभीरता या मजाकिया टोन। यह फर्क समझने के लिए मशीन शब्दों के क्रम और उसके आस पड़ोस के शब्दों का अध्ययन करेगी, इस पर ध्यान देगी। यदि पड़ोस में शब्द है टर्न ऑन या बैग या जोक, उसी हिसाब से मशीन लाइट का असली अर्थ पकड़ पाएगी। अब सवाल आता है कि कैसे सीखती है मशीन संदर्भ को समझना, और इसका जवाब है न्यूरल नेटवर्क। जी हां, वही न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स हर वाक्य को एक एक शब्द करके पढ़ते हैं, शुरुआत से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई इंसान एक पूरी किताब को लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, कवर टू कवर पढ़ ले। लेकिन ऐसा करते टाइम इन नेटवर्क्स को एक बड़ी कमी होती है। अगर वाक्य बहुत लंबा हो जाए तो शुरुआत के शब्दों की मेमोरी धीरे धीरे खोने लगती है, यानी जो शुरू में पढ़ा है वो अंत तक आते आते भूलने लगती है मशीन। यानी मशीन कॉन्टेक्स्ट को ही भूल जाती है। उदाहरण के लिए अगर वाक्य यह है, द बॉय हु लिव्ड इन कानपुर लव्ड क्रिकेट वेरी मच। अब न्यूरल नेटवर्क मॉडल अंत तक पहुंचते पहुंचते, यानी क्रिकेट वेरी मच तक पहुंचते पहुंचते, हो सकता है कि कानपुर या बॉय ये भूल ही जाए, याद ही ना रख पाए। इस समस्या को हल करना आवश्यक है, और इसी समस्या को हल करने के लिए एआई वैज्ञानिकों ने एक नया न्यूरल आर्किटेक्चर बनाया, और इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कोई जादू नहीं है, कोई रोबोट भी नहीं है,
बस एक स्पेशल प्रकार का न्यूरल नेटवर्क यानी एआई है जो हर वाक्य को, विशेषकर बड़े वाक्यों को एक साथ देख पाता है, ना कि एक के बाद एक शब्द के रूप में। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। एक बार फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैट सैट ऑन द मैट। काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। पुराने न्यूरल नेटवर्क में इसे इस तरह पढ़ते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट, यानी एक के बाद एक शब्द। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक बार में पूरा वाक्य ही देख लेता और हर शब्द को दूसरे शब्द से जोड़कर पूछता, क्या यह शब्द बाकी शब्दों से जुड़ा है? तो कैट शब्द का अटेंशन सैट और मैट पर ज्यादा जाएगा, क्योंकि वही उसके असली अर्थ से सबसे ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर यह सीखता है कि वाक्य में कौन से शब्द एक दूसरे के अर्थ से किस स्तर पर जुड़े हुए हैं। और यही टेक्नोलॉजी भाषा समझने के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई, क्योंकि अब मशीन केवल शब्दों की सूची नहीं पढ़ते थे, बल्कि पूरे पूरे वाक्य के संदर्भ को समझ पाते थे, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते थे। तो आपने देखा कैसे एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने मशीनों को इंसान की भाषा समझने की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता दी। वो शब्दों को तोड़ सकती थी, उन्हें संख्याओं यानी वेक्टर में बदल सकती थी, संदर्भ पकड़ सकती थी और ट्रांसफॉर्मर जैसे क्रांतिकारी न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से वाक्य का असली अर्थ निकाल सकती थी। अब मशीन सिर्फ शब्दों को नहीं देखती, वो समझती है कि लाइट का मतलब कभी रोशनी है, कभी हल्कापन और कभी बस मजाक। यानी एनएलपी ने मशीनों को भाषा का बोध यानी सेंस ऑफ लैंग्वेज दे दिया। और यही क्षण था जब पहली बार मशीनें यानी एआई हमारे शब्दों के पीछे की मंशा, भावना और अर्थ को महसूस करने लगी। लेकिन क्या एनएलपी सब कुछ कर सकती है? एनएलपी ने बहुत कुछ तो बदल दिया, लेकिन अभी बहुत आगे जाना बाकी है। क्या मशीन अब हमारी पूरी इंसानों की भाषा को उसी तरीके से सोच और समझ सकती हैं जैसे हम सोचते हैं? इन सारी चीजों का जवाब जानेंगे हम अगले मॉड्यूल में और समझेंगे कि भाषा की इस यात्रा में अब कौन से रहस्य और कौन से टास्क